फिल्म शुरू होती है एंटार्क्टिक ओशन से। सर्दियों का मौसम है, एक बहुत बड़ा शिप समुद्र में फंस गया है। कैप्टन पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इस शिप को और उस पर सवार सारे पैसेंजर्स को सुरक्षित यहाँ से निकाल ले जाए, लेकिन लहरें बढ़ती जा रही थीं और यहाँ ज्यादा देर तक जिंदा रह पाना मुमकिन नहीं था। इसी तरह एक बर्फीली रात में उसे एक आदमी की चीख सुनाई देती है। वह आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा था। कैप्टन और उसके कुछ साथी उसकी मदद के लिए वहां पहुंचते हैं। वह आदमी कहता है, प्लीज या तो मुझे यहाँ से ले जाओ या मुझे मार डालो, मुझे यहाँ पर तड़पने के लिए मत छोड़ो। कैप्टन उस आदमी की हालत पर तरस खाकर उसे अपने शिप में ले आता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है, एक मॉन्स्टर इस शिप पर आ पहुंचता है जो असल में उस आदमी के पीछे था और वह उससे बचने के लिए मदद मांग रहा था। अब इस वक्त हमें इस मॉन्स्टर के डरावने हाथ और उसके लंबे लंबे बाजू दिखाए जाते हैं। मॉन्स्टर शिप के लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। सब लोग उससे लड़ते हैं, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाता। गोलियां भी उस पर असर नहीं कर रही थीं। यह देखकर एक ताकतवर सोल्जर एक मिनी रॉकेट जैसी गन से उस पर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर मरता नहीं, बस शिप से नीचे गिर जाता है। उस वक्त यह मॉन्स्टर अब शिप को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिसकी वजह से शिप को बहुत नुकसान होने लगता है और इन लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। यह देखकर कैप्टन ऊपर से उस मॉन्स्टर के पास वाली बर्फ पर बहुत मजबूत चीजें गिराता है, जिसकी वजह से उसके आसपास की बर्फ टूट जाती है और वह मॉन्स्टर ठंडे बर्फीले पानी में दब जाता है। इन लोगों ने सोचा कि अब वह मॉन्स्टर मर चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। खैर, अब सुबह भी हो जाती है और कैप्टन उसी आदमी के पास आता है जिसकी उसने रात में मदद की थी। वह उससे पूछते हैं, यह मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे कैसे पड़ गया? यह सवाल सुनकर वह आदमी अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और इस तरह से सीन वापस पास्ट में चला जाता है। हम उस आदमी विक्टर का बचपन देखते हैं, जब वह 12 साल का था। विक्टर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का बेटा था और उसका पिता चाहता था कि विक्टर भी साइंटिस्ट बने और साथ ही एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी बने। अपने और अपने पिता की बहुत मेहनत के बाद विक्टर साइंटिस्ट बन तो गया, वह भी बहुत कम उम्र में, लेकिन उसे अपनी साइंस का कोई फायदा नजर नहीं आया। जब विक्टर ने देखा कि वह अपनी माँ को नहीं बचा पाया, वह अपने पिता पर गुस्सा हो गया। क्या हुआ? इस साइंस का क्या फायदा जिसकी वजह से हम अपनी माँ को नहीं बचा सके? उसके पिता उसे बताते हैं कि किसी इंसान को जिंदा करना हमारे बस में नहीं है और यहीं से विक्टर की जिंदगी का एक नया सफर शुरू होता है। उसने ठान लिया कि वह जरूर कोई रास्ता ढूंढेगा जिससे वह मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर सके। वह ऐसा फॉर्मूला या ऐसी टेक्निक खोजेगा जिसके बारे में उसके पिता भी ना जानते हो। फिर हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पानी में दबा हुआ वही मॉन्स्टर फिर से उस पानी से बाहर निकल आता है। हैरानी की बात यह थी कि इतनी ठंडी बर्फीली पानी में रहने के बाद भी उसे जुकाम तक नहीं हुआ। उसे दिखाने के बाद सीन फिर से पास्ट में चला जाता है, जहां विक्टर अपनी कहानी सुना रहा था। विक्टर अपने ख्यालात पर काम करता रहा और इंसानों को जिंदा करने के तरीके खोजता रहा। जब विक्टर 30 साल का हुआ, तब आखिरकार उसने इंसानी अंगों पर बिजली का इस्तेमाल करके इंसान को जिंदा करने का तरीका ढूंढ लिया। वह अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बड़े बड़े बिजनेसमैन की मीटिंग में जाता है। वहां वह सबको दिखाता है कि उसने एक मशीन के जरिए आधे इंसान को जिंदा किया है। यह देखकर वहां मौजूद सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि विक्टर इस तरह इंसान को जिंदा करके गॉड को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है और खुद को गॉड समझने लगा है। वे लोग विक्टर को बुरा भला कहने लगते हैं और तुरंत उसे यह एक्सपेरिमेंट बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन विक्टर इस एक्सपेरिमेंट को बंद नहीं करता और वह अपने बनाए ह्यूमनॉइड की तरफ एक बॉल फेंकता है। वह ह्यूमनॉइड उस बॉल को पकड़ लेता है और बोल भी लेता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तुरंत विक्टर से कहते हैं कि अभी के अभी यहां से निकल जाओ। उसकी एक्सपेरिमेंट में कोई भी पैसा लगाने को तैयार नहीं था। उस वक्त विक्टर वहां से चला जाता है और उसका अपना बनाया हुआ क्रीचर दर्द में तड़पता रहता है। कुछ लोग उसके रिसर्च और उसकी सक्सेस से मुंह फेर चुके थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर लोगों को विक्टर की रिसर्च के बारे में पता चल गया तो कोई इंसान नहीं मरेगा और यह दुनिया इंसानों से भर जाएगी। दुखी विक्टर यहां से चला जाता है। फिर विक्टर को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का कॉल आता है। असल में प्रॉब्लम यह थी कि इस बिजनेसमैन के पास बहुत पैसा था, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत छोटी बची थी। वह ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे वह अपनी बीमारी का इलाज कर सके और अपनी उम्र बढ़ा सके। अब विक्टर को देखकर और उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकर उसे भी उम्मीद हो जाती है कि शायद वह भी अपनी जिंदगी बढ़ा सकता है। वह बिजनेसमैन विक्टर से कहता है, तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने से जो भी चीजें चाहिए हो, मैं सब तुम्हें ला कर दूंगा। तुम बस अपनी लैब बनाओ और अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करो, ताकि बाद में तुम मेरी जिंदगी बचा सको। विक्टर बहुत खुश हो जाता है। वह अपने भाई विलियम के घर यह खुशखबरी देने जाता है कि वह अपनी खुद की लैब बनाने वाला है। उसका भाई भी उसकी सक्सेस से खुश हो जाता है और यहीं विक्टर की मुलाकात एलिजाबेथ से होती है, जो विलियम की वाइफ थी। वह विक्टर से कहती है कि साइंस और गॉड के बीच एक लाइन होती है, तुम बस साइंस के जरिए अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करो, खुद को कभी गॉड मत समझना। अब विक्टर एक ऐसी जगह पे जाता है जहां उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई नहीं जानता था। वह धीरे धीरे इस मैंशन को अपनी लैब में बदल देता है और 2 बड़े सिल्वर एंटेनास भी मंगवाता है। उसे पता था कि पूरे इंसान को जिंदा करने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ेगी और इस वक्त इतनी बिजली कोई बना नहीं सकता था और पूरे इंसान को रिवाइव करने के लिए उसने आसमान की बिजली इस्तेमाल करने का सोचा। ये सिल्वर एंटेनास आसमान की बिजली को इकट्ठा करेंगे और उससे बने इंसान को जिंदा कर देंगे। विलियम, उसकी वाइफ एलिजाबेथ, जो उस बड़े बिजनेसमैन की नीस भी थी, ये दोनों भी विक्टर का साथ देते थे। वह दोनों मिलकर विक्टर के साथ इस लैब को पूरा कर लेते हैं। लैब बनने के बाद विक्टर ने पूरे इंसान को रिवाइव करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर एलिजाबेथ ने उससे कहा, तुम शुरुआत से शुरू करो, अपने आप पर फोकस करो, उसे वैसा बनाओ जैसा तुम खुद हो। विक्टर एलिजाबेथ की बात समझ जाता है और वह अपने एक्सपेरिमेंट को नए सिरे से शुरू करता है। वह अपने शरीर की मूवमेंट्स पर फोकस करता है और अपने ह्यूमनॉइड को मूव करवाने के लिए स्केलेटन और मसल्स को कुछ वायर्स से जोड़ देता है, जिसकी वजह से वह उसके हाथ पांव हिला सकता था। वह अपने क्रीचर के पूरे शरीर में वायर्स फैला देता है। अब विक्टर को उसमें सारे ऑर्गन्स लगाना थे, लेकिन विक्टर इतना सब कहां से लाए? उन्हीं दिनों जंग भी चल रही थी। विक्टर मैदान ए जंग से बहुत सारी लाशें उठाकर लाया और उन मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकाल निकाल कर बिल्कुल इंसान की तरह अपने ह्यूमनॉइड के अंदर लगाता गया। इस ह्यूमनॉइड को बनाने की पूरी प्रोसेस बहुत डरावनी थी। विक्टर ने सही ऑर्गन्स ढूंढने के लिए एक एक लाश को काट डाला था। इस ह्यूमनॉइड में उसने किसी की आंखें लगाई,
किसी की नाक लगाई। आखिरकार जब वह अकेले ही पूरा शरीर तैयार कर लेता है तो वह इसका नाम फ्रैंकेनस्टाइन रखता है। वह इस शरीर के दिल को एक पावर मशीन से कनेक्ट करता है जो बिजली के जरिए उसके दिल को धड़काता है। शरीर बनाने के बाद अब वह बस तूफान की एक बिजली का इंतजार कर रहा था, जब आसमान की बिजली उसके सिल्वर एंटेनास पर गिरेगी और वे एंटेनास इस ह्यूमनॉइड को जिंदा कर देंगे। उसने इस ह्यूमनॉइड का नाम फ्रैंकेनस्टाइन रखा था। एक दिन वैसा ही तूफान आ जाता है। विक्टर सोचता है कि आज उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा और उसी दिन वह बिजनेसमैन भी विक्टर के पास आता है जिसकी वजह से यह सारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। विक्टर उससे कहता है, देखो आज एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह आदमी कहता है, मुझे और क्या चाहिए, बस इतना कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझे भी इसी शरीर की तरह जिंदा कर देना, और जब मुझे जिंदा करो तो मेरा दिल और मेरा दिमाग इसी शरीर में लगा देना। ये सुनकर विक्टर कहता है, नहीं, मैं अपने शरीर से अब और लड़ाई नहीं करूंगा। ये सुनकर बिजनेसमैन गुस्से में आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इसी खींचतान में बिजनेसमैन भी गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बिजली विक्टर के बनाए हुए टावर्स पर भी गिरती है, लेकिन फिर भी विक्टर देखता है कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। वह ह्यूमनॉइड फ्रैंकेनस्टाइन जिंदा नहीं हुआ था। विक्टर अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी बरसों की मेहनत बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए वह थक कर सो जाता है। जब सुबह उठता है तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा होता। फ्रैंकेनस्टाइन चल सकता था, वह उसके सामने खड़ा था। वह जंजीरों में फंसा हुआ था। इस क्रीचर को देखकर विक्टर खुद डर जाता है। उसकी मूवमेंट बहुत अजीब थी। जाहिर सी बात है, वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वायर से जुड़ी हुई मखलूक की हरकतें ऐसी ही होती हैं। खैर, उसके शरीर का हर हिस्सा इंसान का ही हिस्सा था। टुकड़ों टुकड़ों में जुड़ा ये क्रीचर देखने में बहुत डरावना लगता था। विक्टर खुद फ्रैंकेनस्टाइन से बहुत डर गया था, इसीलिए उसने फ्रैंकेनस्टाइन को एक कमरे में बंद कर दिया। विक्टर ने देखा कि इस बड़े से क्रीचर का दिमाग एक नए पैदा हुए बच्चे जैसा है। अब विक्टर उसे बोलना सिखाने लगता है और सबसे पहले उसे अपना ही नाम देता है। वह उसके सामने कहता है, आई एम विक्टर। और फ्रैंकेनस्टाइन भी बिल्कुल उसी तरह, लेकिन अपनी डरावनी आवाज में कहता है, आई एम विक्टर। हर गुजरते दिन के साथ विक्टर उसे आम इंसानों वाली जिंदगी सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर एक बात भूल जाता है कि फ्रैंकेनस्टाइन दिमाग से बच्चा है और उसके साथ बच्चे जैसा ही बर्ताव करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद विलियम विक्टर के पास अपनी वाइफ एलिजाबेथ को लेकर मिलने आता है और उनके आने पर विक्टर घबरा जाता है क्योंकि विक्टर ने एलिजाबेथ के अंकल को मार दिया था। विक्टर अब एलिजाबेथ से मिलता ही नहीं तो एलिजाबेथ को तहखाने की तरफ भेजा जाता है और किचन की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं। जब वह वहां जाती है तो उसकी मुलाकात फ्रैंकेनस्टाइन से हो जाती है। उसे देखकर वह बहुत हैरान हो जाती है। वह फ्रैंकेनस्टाइन को देखकर कहती है, तुम तो बहुत बड़े हो। और यहाँ फ्रैंकेनस्टाइन उससे उसका नाम पूछता है तो एलिजाबेथ उसे अपना नाम बता देती है। एलिजाबेथ भी अब फ्रैंकेनस्टाइन को चीजें सिखाने की कोशिश करती है। वह उसे 3 नाम बताती है, पानी, हवा और आग। जब विक्टर नोटिस करता है कि फ्रैंकेनस्टाइन वह नहीं समझ रहा जो वह सिखाता है, बल्कि वह वही समझ रहा है जो एलिजाबेथ उसे सिखा रही है, क्योंकि वह उसे बच्चों के लेवल पर समझा रही थी, तो विक्टर को थोड़ा जलन महसूस होने लगती है। इसी गुस्से में वह अपने भाई विलियम के पास जाता है और उससे कहता है, तुम अभी एलिजाबेथ को यहाँ से ले जाओ। मैंने जो क्रीचर बनाया है वह बहुत खतरनाक है। उसने एलिजाबेथ के अंकल को भी मार दिया है। वह विलियम को एलिजाबेथ के अंकल की लाश भी दिखाता है और कहता है, अगर तुम अपनी और अपनी वाइफ की जिंदगी से मोहब्बत करते हो तो आज ही यहाँ से चले जाओ और मैं भी अपने इस क्रीचर को खत्म कर दूंगा। विक्टर की बात सुनकर विलियम भी एलिजाबेथ को लेकर वहां से चला जाता है और जैसे ही वे दोनों निकलते हैं, विक्टर इस पूरे महल में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है, जिसकी वजह से पूरा महल धमाके के साथ उड़ जाता है और विक्टर भी बाहर फेंका जाता है। उसकी टांग इतनी बुरी तरह जख्मी होती है कि बिल्कुल टूट जाती है और कुछ ही घावों के साथ वह किसी तरह जिंदा तो बच जाता है, लेकिन बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। विक्टर की हालत देखकर विलियम फिक्रमंद हो जाता है और वह उसे अपने साथ और एलिजाबेथ के साथ शहर ले जाता है। इसके बाद सीन यहाँ से कट जाता है और मूवी दोबारा प्रेजेंट में लौट आती है, जहाँ हमने देखा था कि फ्रैंकेनस्टाइन पानी से सही सलामत बाहर आ गया था और अब वह अपना बदला लेने के लिए शिप के अंदर आ चुका था। वह शिप के कुछ हिस्सों में आग भी लगाना शुरू कर देता है। अब कैप्टन खुद फ्रैंकेनस्टाइन के सामने जाता है और उससे पूछता है, विक्टर, यानी तुम्हारे डैड ने जो कहानी सुनाई, क्या वह सच है? क्या तुम वाकई इतने खतरनाक हो कि लोगों को मार सकते हो? फ्रैंकेनस्टाइन कहता है, नहीं, ये आधा सच है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं विक्टर से नाराज हूँ। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ जो उसने मेरे साथ किया। उसने मुझे उस महल में अकेला छोड़ दिया। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकला और तहखाने वाले रास्ते से बाहर आया। वह रास्ता जंगल की तरफ जाता था। मैं कई सालों तक जंगल में भटकता रहा। वह कहता है, विक्टर ने कभी यह नहीं सोचा कि मैं दिमाग से एक बच्चा था। मुझे जानवरों से भी बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचानी पड़ती थी। मैं बहुत अकेला था। जब कुछ शिकारी मुझे जंगल में देखते हैं तो तुरंत मुझ पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वे मुझे शैतान समझते थे और मुझसे नफरत करते थे। इसी तरह कुछ शिकारी उसे फिर देख लेते हैं जिनसे वह बच नहीं पाता और शिकारी उस पर गोली चला देते हैं। जान बचाने के लिए वह भागता हुआ एक घर तक पहुंचता है और उसमें छुप जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि घर के सारे लोग जा चुके हैं। फ्रैंकेनस्टाइन सब कुछ हैरानी से बता रहा होता है। वह कहता है, मैंने देखा कि उस घर में बहुत मोहब्बत थी। मुझे भी महसूस हुआ कि काश मेरा भी कोई परिवार होता, ऐसे लोग होते जिनसे मैं बात कर सकता। फ्रैंकेनस्टाइन देखता था कि एक बूढ़ा आदमी अपनी पोती को कुछ सिखाता था। वह छुप छुप कर उनकी बातें समझता, उनके तौर तरीके सीखता और उनका बर्ताव नोट करता रहता। धीरे धीरे फ्रैंकेनस्टाइन के दिल में भी यही ख्याल आता है। वह सोचता है कि काश मैं भी इस फैमिली का हिस्सा बन जाऊं। वह देखता है कि इस फैमिली के लोग कैसे अपने काम पर जाते हैं और घर की जरूरतें पूरी करते हैं। उसने भी ये तय कर लिया कि वह इस फैमिली की मदद के लिए घर की जरूरतें पूरी करेगा। कभी वह जंगल से लकड़ियों की गट्ठर लाकर रख देता, कभी किसी हिरण का शिकार करके उसे घर के पास छोड़ देता। ये फैमिली हैरान रहती कि उनकी मदद कौन कर रहा है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि शायद गॉड हमारी मदद कर रहा है। खैर, कुछ वक्त गुजरता है और यह फैमिली फैसला करती है कि वे यह घर छोड़कर सिटी में रहेंगे, लेकिन उनका ग्रैंडपा यहीं रह जाता है। पता चलता है कि ग्रैंडपा देख नहीं सकते थे लेकिन सुन सकते थे और उन्हें हमेशा से पता था कि फ्रैंकेनस्टाइन उनके घर में रह रहा है। वह फ्रैंकेनस्टाइन को इंसान समझते थे और यह भी जानते थे कि फ्रैंकेनस्टाइन हमेशा उनकी मदद करता है। फैमिली के जाने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन उनके सामने आता है और यह बूढ़ा आदमी उसे अपने फैमिली मेंबर की तरह कबूल कर लेता है। जितनी देर वे लोग फ्रैंकेनस्टाइन के साथ रहते हैं उतनी देर वह फ्रैंकेनस्टाइन को इंसानों की तरह जीना सिखाते हैं और इंसानों वाले सारे काम करना भी सिखाते हैं।
एक दिन फ्रैंकेनस्टाइन सब कुछ सीख जाता है और ग्रैंडपा उससे बातें कर रहे होते हैं। वह उससे पूछते हैं, तुम आए कहां से हो? यह सवाल सुनकर फ्रैंकेनस्टाइन हैरान रह जाता है क्योंकि उसके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तुम्हें जरूर कुछ तो याद होगा ना? फ्रैंकेनस्टाइन कहता है, हाँ, मुझे वह जगह याद है जहां से मैं आया था, मैं वहां जा सकता हूँ। ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तुम वहां जाओ, तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सब पता चल जाएगा। उससे बात करते करते फ्रैंकेनस्टाइन उस लैब में पहुंचता है जहां विक्टर ने उसे बनाया था। यहाँ उसे विक्टर के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है और उसे यह जानकर हैरानी होती है कि वह पैदा नहीं हुआ बल्कि उसे बनाया गया था। उसे यहाँ से विक्टर का एड्रेस भी मिल जाता है और वह सोचता है कि अब वह विक्टर के पास जाएगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि वह उसके जैसा एक और क्रीचर बनाए जिसके साथ वह इस दुनिया में रह सके और जिंदगी गुजार सके। अपने बारे में सब जानने के बाद वह सीधा ग्रैंडपा के पास वापस आता है ताकि उन्हें यह खुशखबरी दे सके कि उसे अपने बारे में सच्चाई पता चल गई है। लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि भेड़ियों ने ग्रैंडपा पर हमला कर दिया था और ग्रैंडपा हालत नाजुक में पड़े थे। यह देखकर वह अंदर से टूट जाता है। वह ग्रैंडपा से कहता है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, आप ही इस दुनिया में मेरे अकेले साथी हैं। इसी बातचीत के दौरान उस बूढ़े आदमी के बेटे वहां आ जाते हैं जो फ्रैंकेनस्टाइन को मॉन्स्टर समझते हैं। वे उस पर गोलियां चला देते हैं। इनसे बचने के लिए फ्रैंकेनस्टाइन भागता हुआ बाहर की तरफ आता है और ये लोग उस पर इतनी गोलियां चलाते हैं कि आखिरकार वह गिर जाता है। उन्हें लगा कि वह मर चुका है लेकिन वह बस बेहोश हुआ था। अगले दिन जब उसे होश आता है तो ग्रैंडपा भी अब वहां नहीं होते। उनके बच्चों ने उन्हें वहां से ले जाया था। अब फ्रैंकेनस्टाइन को पता चल चुका था कि उसे क्या करना है। सफर तय करता हुआ जब वह विक्टर तक पहुंचता है तो देखता है कि विक्टर और उसका भाई विलियम पार्टी कर रहे हैं। यह देखकर उसे गुस्सा आता है कि वह इतनी तकलीफों में जिंदगी गुजार रहा है और विक्टर इश्क मोहब्बत वाली जिंदगी जी रहा है। इसी गुस्से में वह विक्टर पर हमला करता है और कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। विक्टर भी कहता है, मैं खुद चाहता हूं कि तुम मुझे मार दो। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हारे जैसे डरावने क्रीचर को बनाया। मैं उस दिन से पछता रहा हूं जिस दिन मैंने तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को बनाया था। फ्रैंकेनस्टाइन उससे कहता है, मैं मॉन्स्टर नहीं हूं। लेकिन विक्टर उसकी बात नहीं सुनता और उस पर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी एलिजाबेथ फ्रैंकेनस्टाइन के सामने आ जाती है और विक्टर की चलाई हुई गोली उसे लग जाती है। फ्रैंकेनस्टाइन एक बार फिर से टूट जाता है क्योंकि ग्रैंडपा और एलिजाबेथ ही ऐसे लूदी थे जो उसे इंसान समझते थे। गम में वह एलिजाबेथ को अपनी गोद में उठा लेता है। घर पर अपनी वाइफ की मौत की वजह से विलियम भी सदमे में चला जाता है। वह विक्टर से कहता है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालांकि विक्टर बार बार उससे माफी मांगता है लेकिन फिर भी विलियम उसे अपने घर से निकाल देता है। विक्टर अब फ्रैंकेनस्टाइन से बहुत ज्यादा नफरत करने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसके भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। बदला लेने के लिए वह दोबारा फ्रैंकेनस्टाइन को ढूंढता है और उसके पास पहुंच जाता है और गुस्से में जाकर उसकी नाक काट देता है। विक्टर उससे कहता है, मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। फ्रैंकेनस्टाइन कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो मुझे ढूंढो। यह कहकर वह वहां से चला जाता है और इसी तरह सालों गुजर जाते हैं। कई सालों तक विक्टर भी फ्रैंकेनस्टाइन के पीछे पीछे भटकता रहता है। वह अपने साथ बहुत सी ऐसी चीजें लेकर चलता है जिनसे वह फ्रैंकेनस्टाइन को मार सके। एक दिन फ्रैंकेनस्टाइन खुद उसके सामने आ जाता है और कहता है, जो भी चीज तुम्हारे पास मुझे मारने के लिए है वह मुझे दे दो, मैं खुद को मार लूंगा, लेकिन अगर मैं न मरा तो तुम्हें मारूंगा। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के हाथ में डायनामाइट यानी बॉम्ब पकड़ा देता है जिसकी वजह से फ्रैंकेनस्टाइन ब्लास्ट हो जाता है लेकिन हमेशा की तरह वह नहीं मरता। कुछ देर बाद वह फिर से जिंदा हो जाता है और उसके बाद अब वह विक्टर के पीछे पड़ जाता है क्योंकि जैसे उसने कहा था अब उसे विक्टर को मारना था। जब वह विक्टर को तड़पा रहा था, उसे मार रहा था, तभी विक्टर ने मदद के लिए कैप्टन और अपने लोगों को बुलाया। यही वही सीन था जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। प्रेजेंट में फ्रैंकेनस्टाइन कैप्टन और विक्टर को पूरी कहानी सुना रहा था। वह विक्टर से कहता है, मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, मैं तो दिल से तुम्हें मारना भी नहीं चाहता था। शुरुआत में तो मैं बस तुम्हें ढूंढकर यह कहना चाहता था कि मेरे जैसा एक और बना दो जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार सकूं। यह सुनकर विक्टर की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह फ्रैंकेनस्टाइन से माफी मांगता है कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया जबकि तुम्हें मैंने ही बनाया था। विक्टर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी लेकिन मरने से पहले वह फ्रैंकेनस्टाइन से कहता है कि तुम्हें मेरी जगह जीना पड़ेगा और मुझे भी माफ करना पड़ेगा। फ्रैंकेनस्टाइन भी यहाँ विक्टर को माफ कर देता है और शिप के सारे लोग यह अंत देखकर रोने लगते हैं। आखिरकार फ्रैंकेनस्टाइन शिप से नीचे उतर जाता है और वह इस शिप को बर्फानी तूफान से निकालकर समुद्र में डुबो देता है। इस तरह सारे लोग आजाद हो जाते हैं सिर्फ फ्रैंकेनस्टाइन की वजह से। जाते जाते सब लोग फ्रैंकेनस्टाइन की तरफ हाथ हिलाकर अलविदा कहते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन इंसानों को एक बार फिर अपने से दूर जाते देखकर उदास हो जाता है लेकिन अब उसने यह तय कर लिया था कि वह यह जिंदगी अकेले ही गुजारेगा और इसी तरह उसे दिखाते दिखाते ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस मूवी एक्सप्लेनेशन पर देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।